नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, आज हम आपको एसएससी जीडी का साइंस सीरीज 11 यानी 11वां क्लास आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। बीच में एक दो दिन आपको खेद हुआ होगा, काफी दुख हुआ होगा, चैनल पे हमारी वीडियोज नहीं आई। चूंकि टेक्निकली चीज है तो कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसमें भाई हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आज आपके सामने फिर से आज से लगातार हम स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल मंडे टू फ्राइडे लगातार हम आपके साथ रहेंगे, साथ देंगे, प्रयास करेंगे कि दिन प्रतिदिन आपका ये क्वेश्चन बेहतर से बेहतर मिलता जाए ताकि आने वाले एग्जाम में आप अच्छा कर सके। तो आइए मेरे दोस्त देखते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। और ये सारे क्वेश्चन जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में रामबाण साबित होगा, ऐसे सवाल को लेकर आपके सामने आए हैं। देखिए, सबसे पहला कितना बेहतर सा आपका टॉपिक है। ये सवाल कहता है कि शरीर का कौन सा अंग कटने के बाद भी बढ़ता है, यानी आपके बॉडी के कौन ऐसा पार्ट्स है जो कटने के बाद भी बढ़ता है, अर्थात जिसको यदि ऑपरेशन करके आप काटते हैं, हटाते हैं, तो फिर उसमें रिजेनरेशन होता है। ऐसा आपके बॉडी का कौन सा पार्ट्स है? तो समझिए, ऐसा आपके पूरी बॉडी में एकमात्र ऐसा पार्ट्स है जो कटने के बाद भी बढ़ता है, और वो कौन सा है? तो वो आपका लीवर है। आपके पूरे शरीर में यकृत ही एक ऐसा भाग है जिसके लगभग इसी तरह की संरचना आपके लीवर का होता है। यदि इसके इस भाग को काट भी दिया जाता है तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसमें रिजेनरेशन होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? लीवर है। किसी ऑप्शन में क्या? ऑप्शन नंबर सी में है। तो मेरे दोस्त, इसका आंसर क्या हो गया? तो आपका इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, कि शरीर का वो कौन ऐसा अंग है जो कटने के बाद भी क्या होता है? बढ़ता है। तो आंसर आपका क्या हो गया? लीवर। पूरे शरीर में एकमात्र ऐसा। अलग जीवों के बारे में पूछेगा तो आपने स्टार फिश का नाम सुना होगा, आपने प्लानेरिया का नाम सुना होगा। तो यदि लीवर ऑप्शन में नहीं रहे और अलग अलग तरह के जीव जंतु ऑप्शन में हो, तो मेरे दोस्त याद रखना, इस लीवर के अलावे यदि प्लानेरिया के बारे में पूछा जाए कि प्लानेरिया जो है यह एक ऐसा जीव है जिसके बॉडी कटने के बाद फिर से क्या होती है? रिजेनरेशन होता है। इसके अलावे आपने छिपकली देखा होगा कि छिपकली का जब पूंछ कट जाती है तो इसके पूंछ कटने के बाद क्या होता है? फिर से उसमें रिजेनरेशन होता है। इसका मतलब है कि आपके छिपकली की बात करेंगे, प्लानेरिया की बात करेंगे, लीवर की बात करेंगे, फिर एक आपने स्टार फिश सुना होगा, जब उसकी बॉडी का कोई पार्ट टूटता है तो फिर से वह जनरेट करता है, फिर से वो बढ़ता है। अर्थात ये सब क्या हो गया? ये सब वैसे जीव हो गए, छिपकली और प्लानेरिया, जो कटने के बाद बढ़ता है। और लीवर जो है ये आपके शरीर का वो एक ऐसा अंग हो गया जो कटने के बाद भी बढ़ता है। यदि हम आपसे अमाशय की बात करेंगे, किडनी की बात करेंगे, हार्ट की बात करेंगे, इसको काटने के बाद आप चाहेंगे इसमें रिजेनरेशन हो जाए, ये बढ़ जाए, वृद्धि हो जाए, तो ये संभव नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर सी। कोई कंफ्यूजन? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को अच्छे तरीका से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आया है और आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं रेगुलर फॉलो करते हैं तो आप अपने दोस्तों के बीच हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना अधिक से अधिक बच्चों तक हम पहुंच पाएंगे। तो चलिए आइए, अगला सवाल कहता है कि ऑक्सीजन से कितना एटीपी ऊर्जा मिलता है? ऑक्सीजन से नहीं होना चाहिए बाबू, ये मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है। ऑक्सीजन से एटीपी नहीं मिलती है। ऑक्सीजन जब कार्बोहाइड्रेट से रिएक्शन करता है तब एटीपी मिलती है, और वो प्रक्रिया ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया कहलाती है। तो आप इस ऑक्सीजन को काट देंगे और यहां पर लिखेंगे ऑक्सीशोषण। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? आप यहां पर लिखेंगे ऑक्सीशोषण। ये सवाल ये है कि ऑक्सीशोषण से कितना एटीपी ऊर्जा मिलती है। अब मन में सवाल आता होगा कि सर एटीपी क्या होता है? तो हम आपको बताए थे, एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का मतलब क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है। अर्थात कितना ऊर्जा आपको मिलता है ये किस पर डिपेंड करेगा? तो आपका जो ऑक्सीशोषण होता है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो इस ऑक्सीशोषण में दो प्रकार का काम होता है। एक आपका होता है ग्लाइकोलाइसिस, एक आपका जो होता है वो आपका होता है
ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा होता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल। अब गौर कीजिएगा बाबू, तो ऑक्सीशोषण के दौरान क्या होता है कि एक आपका ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है और एक आपका क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस से आपको 2 एटीपी ऊर्जा मिलता है और क्रेब्स साइकिल से आपको 36 एटीपी ऊर्जा मिलता है। तो यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटली आपका कितना हो गया, 38 एटीपी ऊर्जा हो गया। तो आपसे सवाल क्या पूछा कि ऑक्सीशोषण के दौरान कितना ऊर्जा मिला, तो ऑक्सीशोषण के दौरान टोटल आपको कितना ऊर्जा मिला, 38 एटीपी। तो सवाल आपसे यही पूछा था ना कि ऑक्सीशोषण से कितना ऊर्जा मिलती है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी ऑक्सीशोषण से आपके बॉडी को 38 एटीपी ऊर्जा मिलता है। यानी 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस से और 36 एटीपी जो है वो आपका क्रेब्स साइकिल से। तो 2 + 36 कितना हो गया, तो आपका 38 यानी 38 एटीपी ऊर्जा हो गया। कोई कंफ्यूजन? 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस से, 36 एटीपी आपको क्रेब्स साइकिल से, और दोनों को जोड़े 38 एटीपी किससे हो गया, तो आपके ऑक्सीशोषण से। अब अलग अलग यदि आपके मान लीजिए एग्जाम में पूछेगा कि बताइए ग्लाइकोलाइसिस से कितना ऊर्जा मिलता है, तो मात्र 2 एटीपी, क्रेब्स साइकिल से कितना मिलता है, 36 एटीपी, टोटल ऑक्सीशोषण से कितना मिलेगा, तो 38 एटीपी। और कभी कभी यह भी पूछ सकता है कि अनॉक्सीशोषण जो है, अनॉक्सीशोषण, यदि हम अनॉक्सीशोषण की बात करते हैं तो अनॉक्सी का मतलब होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होती है, अर्थात अनॉक्सीशोषण से मात्र 2 एटीपी ऊर्जा मिलता है। अनॉक्सीशोषण से कितना मिलता है, मात्र 2 एटीपी। तो यह सवाल आपसे पूछा था ऑक्सीशोषण के लिए, इसलिए आंसर कितना हो गया, 38 एटीपी। और यदि अनॉक्सी से पूछा जाएगा तो मात्र 2 एटीपी। यानी हम लोगों के बॉडी को टोटली जो है 40 एटीपी ऊर्जा चाहिए। क्लियर ना? तो इस कॉन्सेप्ट को उम्मीद करते हैं कि आप लोग 100% इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। पक्का ना? चलिए आगे बढ़े। देखिए बाबू, अगला सवाल कहता है कि किस अंग में भोजन का पाचन नहीं होता है। यानी आपके बॉडी का कौन ऐसा अंग है जहां पर भोजन का डाइजेशन नहीं होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है। तो इसमें आपका कौन आ जाएगा पता है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगा, बड़ी आंत हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि आपका जो बड़ी आंत है इसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। आपके बॉडी में बड़ी आंत जो है उसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि बड़ी आंत में कोई एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। याद रखना कि बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बड़ी आंत जो है इसमें आपका एंजाइम्स नहीं पाया जाता है, और एंजाइम नहीं पाए जाने के कारण ही जो है बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। आपका लार्ज इंटेस्टाइन जो है बड़ी आंत, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है क्योंकि इसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। कोई कंफ्यूजन? चलिए, मुख गुहा में आपको पता है कि यहां पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, क्योंकि कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां शुरू होता है, तो आपके माउथ कैविटी में। फिर आपका लिवर जो है इसमें वसा का पाचन होता है, और छोटी आंत जो है इसमें भोजन का संपूर्ण पाचन। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भोजन का संपूर्ण पाचन कहां होता है, तो छोटी आंत में होता है। पाचन की क्रिया शुरू कहां होती है, माउथ कैविटी में होती है। माउथ कैविटी में किसका पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। लिवर में वसा का पाचन होता है। छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। और आपका लार्ज इंटेस्टाइन जो है, बड़ी आंत जो है, इसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं, अर्थात इसमें भोजन का पाचन जो है वो भोजन का पाचन नहीं होता है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? क्लियर ना? इसी तरह से उम्मीद करते हैं आप डेली सुबह के 9 बजे आप मेरे साथ जुड़िए। एसएससी जीडी के साइंस के 10 सवाल में 10 सवाल आपसे 100% बनेगा, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और लेकिन रेगुलर आप बने रहिए। ये हम 11वां क्लास आपका ले रहे हैं, इसके पहले ऑलरेडी 10 क्लास हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो आप यदि नहीं पढ़े हैं तो उसको भी रिवीजन कीजिए, उसको भी देखिए, सुनिए, क्वेश्चन को समझिए। आपके आने वाले एसएससी जीडी के एग्जाम तक में 100% हम आपको तैयार करवा देंगे। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कहता है कि हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किसने किया। अब देखिए, हरित क्रांति से जैसे क्वेश्चन आता है, बच्चा को 2 नाम बहुत याद रहता है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और एमएस स्वामीनाथन। तुरंत आंसर लड़का मार देगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जबकि इस क्वेश्चन का आंसर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग नहीं होगा, क्योंकि हरित क्रांति का पिता नहीं पूछा था। पूछा ये कि हरित क्रांति शब्द का
प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखेंगे मेरे दोस्त, हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन जो है विलियम गॉड ने किया था। किसने किया था? आपने ये पहली बार देखा होगा और आपके एग्जाम का पूछा गया सवाल है। याद रखेंगे मेरे दोस्त, हरित क्रांति वर्ड जो है इसका प्रतिपादन किसने किया था? विलियम गॉड ने किया था हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी नंबर। लेकिन सवाल यह पूछता कि हरित क्रांति का पिता किसे माना जाता है? क्वेश्चन यह होता कि आपका जो हरित क्रांति है, इस हरित क्रांति का पिता किसे माना जाता है, तब आप आंसर क्या देते? हरित क्रांति का पिता जो है वो माना जाता है आपको डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। किसको माना जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। और एमएस स्वामीनाथन कौन है भाई? तो ये है भारत में हरित क्रांति के पिता। यदि सवाल ये पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के पिता कौन है, तब आंसर क्या होगा? एमएस स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति के पिता एमएस स्वामीनाथन, विश्व में हरित क्रांति के पिता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन विलियम गॉड ने किया। और वर्गीज कुरियन कौन थे पता है? श्वेत क्रांति के पिता। कई बार एग्जाम में मेरे दोस्त पूछा गया है कि श्वेत क्रांति का पिता कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? कि श्वेत क्रांति के पिता जो है वो आपके वर्गीज कुरियन। ये किसके पिता है? तो श्वेत क्रांति के पिता। तो श्वेत क्रांति का पिता किसको माना जाता है? वर्गीज कुरियन को। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई ना? चलिए, और ये सारे डाटा जो भी आपको बताया याद रखिए, क्योंकि मेरे ये आधे घंटे का सेशन आपके लिए जो है 20 से 25 मिनट का भी जो सेशन आपका चलता है, ये आपके 30 से 35 क्वेश्चन के बराबर होता है। इसलिए आप एकदम डेली आप सुबह के 9 बजे जो है आप हमारे साथ जरूर रहिए और रात के 8:30 बजे लाइव में जरूर आप क्लास कीजिए। जिनको बीपीएससी बिहार एसएससी दरोगा का एग्जाम देना है वो रात के 8:30 बजे हमारे चैनल पे लाइव में जरूर आइए। और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और पुराने हैं तो शेयर कीजिए ताकि हम आपके दोस्त तक पहुंच सके। क्लियर ना? चलिए, अगला सवाल कहता है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। यदि वस्तु का मात्रा बोले तो अमाउंट, यदि वस्तु का आप अमाउंट बदल देते हैं, मतलब क्या? अमाउंट को बदल देना का मतलब क्या हो गया कि अमाउंट को आप बढ़ा देते हैं या अमाउंट को घटा देते हैं, तो क्या होगा? तो डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मात्रा को बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ जाएगा, भार बढ़ जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा। यदि आप मात्रा बढ़ा देंगे तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा, भार बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा, लेकिन उसका डेंसिटी जो है उसकी मात्रा बढ़ाने से नहीं बढ़ेगी, अर्थात डेंसिटी क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन पूछा था कि क्या अपरिवर्तित रहेगा, तो आंसर क्या होगा? आपका डेंसिटी अपरिवर्तित रहेगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। पक्का ना? चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल कहता है कि जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? आप बताइए, कोई गैस का एक पात्र है, अब मान इसमें गैस भरा हुआ है, तो यदि इसके प्रेशर को बढ़ा देंगे तो प्रेशर को बढ़ाने से मास को क्या मतलब है भाई? तो मास तो ऑलवेज कंजर्व रहता है, मास तो नहीं बदलता है, नहीं कहीं पर भी ले जाएंगे तो मास में परिवर्तन नहीं होगा। जो इसका एक्चुअल मास है, एक्चुअल मात्रा है, वही रहेगा। तो क्वेश्चन कहा था कि इस पर दबाव पात्र पर बढ़ा देंगे तो मास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा, कुछ नहीं होगा। तो द्रव्यमान क्या होगा? ये स्थिर रहेगा, अर्थात द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, अर्थात मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? चलिए, अगला कहता है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा? यदि कमरे में रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, यदि आप उसके गेट को खोल देंगे तो पता है, आप सोचते होंगे कि आपका रूम ठंडा हो जाएगा, नहीं, यदि आप दरवाजा खोल देंगे तो आपका रूम गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा। तो आंसर है क्या? कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यदि आप अपने रूम में फ्रिज के गेट को खोलकर छोड़ेंगे तो आपके रूम के टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फैन चलाकर छोड़कर आप दरवाजा बंद कर चले जाएंगे तो आपके रूम टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पक्का ना? चलिए, अगला कहता है एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ा जाता है। यानी एक कांच का मूल्य रॉड है, अब इस रॉड को क्या किया गया? ये कांच का रॉड है, अब कहता है कांच का एक रॉड है और रेशम के कपड़ा से रगड़ेंगे तो आपका ये रॉड जो है उस पर पॉजिटिव आवेश हो जाएगा
और आपका जो कपड़ा है रेशम का उस पर निगेटिव आवेश हो जाएगा। उसी तरह से यदि आप अपने बाल को कंघी से रगड़ते हैं तो आपके बाल पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कंघी पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो क्वेश्चन पूछा था कि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ेंगे तो छड़ पर क्या होगा, छड़ पर पॉजिटिव आवेश होगा, यानी धन आवेश है क्या, तो आंसर सी होगा। यानी कांच जो हो गया वो धन आवेशित हो जाएगा। कांच के छड़ को यदि रेशम के कपड़ा से रगड़ा जाएगा तो कांच का छड़ जो है वो पॉजिटिव आयन वाला होगा और कपड़ा नेगेटिव आयन वाला होगा। उसी तरह से बाल को जब रगड़ा जाएगा तो बाल पर पॉजिटिव आवेश होगा और कंघी पर नेगेटिव आवेश होगा। यही कारण है कि जो बार बार बाल पर कंघी देता है देखिएगा उसका बाल जल्दी पक जाता है। जो आदमी बार बार बाल पर कंघी करता है उसका बाल क्या होगा, जल्दी पक जाएगा। पक्का ना। चलिए अगला सवाल आपका कहता है मेरे दोस्त कि लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होगा। यदि कहता है एक लोहा जो है इस पर जंग लग जाएगा तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, यदि लोहा में जंग लग जाएगा तो उससे उसका वजन बढ़ जाएगा। लोहे में जंग लगने से उसका वजन क्या होगा मेरे दोस्त, उसका वजन जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन याद रखना लोहे में यदि जंग लग जाएगा तो उसकी आयु के बारे में पूछेगा तो आंसर क्या होगा, उसका आयु घट जाएगा। ध्यान देना मेरे दोस्त, यदि वजन की बात करेगा कि लोहे में जंग लग जाएगा उसके वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो उसका वजन बढ़ जाता है, और आयु की बात करेगा तो आयु घट जाएगा। जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ जाता है लेकिन लोहे की आयु क्या होगा, वो घट जाएगा। वजन बढ़ेगा और लोहे की आयु घट जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा था जंग लगने से भार क्या होगा, तो भार उसका बढ़ जाएगा, यानी आंसर सी होगा। यदि आयु पूछता तो क्या होता, आयु घट जाएगा। भार बढ़ेगा और आयु घट जाएगा। अब लोहे को जंग से बचाने के लिए उपाय क्या है, तो उसके ऊपर क्या कीजिए, जस्ता का लेप लगा दीजिए, अर्थात ZM जो है इसका लेप लगा दीजिए, तो लोहे को जंग से बचा लीजिए। पक्का ना। चलिए अगला सवाल कहता है एल्कीन का समान सूत्र। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोकार्बन में 4 तरह के हाइड्रोकार्बन, अल्काइल, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन आपने पढ़ा होगा। ध्यान दीजिएगा, आपने नाम सुना होगा अल्काइल, दूसरा आप सुने होंगे अल्केन, उसके बाद अल्कीन और उसके बाद अल्काइन। ये 4 सुने होंगे। चारों का हम लिख देते हैं क्योंकि कभी आपसे अल्केन के बारे में, कभी अल्काइल के बारे में, कभी अल्कीन के बारे में और कभी अल्काइन के बारे में पूछता है। तो याद रखना अल्काइल का सूत्र होता है CnH2n+1। अल्काइल ग्रुप का क्या होगा बाबू, CnH2n+1। अल्केन का क्या होता है, अल्केन का CnH2n+2 और अल्कीन का क्या होगा CnH2n और अल्काइन का क्या होगा CnH2n-2। अब पूछा किसका, अल्कीन ग्रुप का पूछा था कि बताइए अल्कीन का समान सूत्र क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये अल्कीन का है। ये किसका है भाई, तो ये आपका अल्काइल का है, ये किसका है, अल्केन का है, और ये किसका है, अल्काइन का है। पक्का ना। ध्यान देना, ये आपसे अल्कीन का पूछा, कभी अल्केन के बारे में, कभी अल्कीन के बारे में, कभी अल्काइल के बारे में, कभी अल्काइन के बारे में पूछेगा। फिर एक बार सुनना बाबू, अल्काइल का CnH2n+1, अल्केन का CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2। कोई दिक्कत। चलिए तो मेरे दोस्त आज हम आपकी सेवा यही रखते हैं। यदि आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हम अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। आज की सेवा यहीं तक। आप लोग मैक्सिमम शेयर जरूर कीजिए मेरे दोस्त और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।